अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, आज का जो जनाब हमारा टॉपिक है दैट इज पेटी कैश बुक। अच्छा, ये बुक ही ऐसी है कि सर इसके लिए कोई बहुत बड़ी सी रिकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। पेटी कैश बुक क्या होती है सर? एक तो कैश बुक होती है मेन कैश बुक। हर वो बिजनेस जो कि सर एक लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी थ्योरी है बड़ी आसान सी कि सर वो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो अपने छोटे मोटे रोजमर्रा के एक्सपेंसेस भी करती है, डेली एक्सपेंसेस भी करती है। सर फॉर एग्जांपल अस टेक द एग्जांपल ऑफ अस टीसीआर। रजा भाई के पास ना टिल में ना कुछ पैसे हैं, 50-60 हज़ार रुपए। और वो हर महीने ना मैं उनसे पूछता हूँ उस 50-60 हज़ार रुपए में से कितने खर्च हो गए। रजा भाई बोलते हैं सर 40 हज़ार खर्च हो गए, 50 हज़ार में से 40 खर्च हो गए। तो मैं उनको हर दफा 40 हज़ार दोबारा दे देता हूँ ताकि सुबह वो दोबारा 50 हज़ार हो जाए। सर रिपीट करें, दोबारा से बताएं। मैंने ये कहा, सब लोग गौर से सुनो। मैंने ये कहा कि सर रजा भाई के पास 50 हज़ार रुपए हर महीने के लिए होने चाहिए छोटे मोटे एक्सपेंसेस करने के लिए। सर छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए 50 हज़ार? कभी कभी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं ऐसे कि वो छोटा, पाकिस्तान तो वैसे ही महंगा है, तो आपको छोटे मोटे एक्सपेंस के लिए भी 25 से 50 हज़ार चाहिए। सर कोई एग्जाम्पल दें, एक बेसिक एग्जाम्पल समझे, एक बड़ी आसान सी और बेसिक एग्जाम्पल। बेसिक एग्जाम्पल ये है कि सर अगर मैं रोजाना भी ना कोई 7-8 टीचर्स को चाय पिलाता हूँ, फर्ज कर 7-8 टीचर्स को भी चाय पिलाता हूँ या 10 टीचर्स को चाय पिलाता हूँ, 10 मिनिमम है हमारे यहाँ, और वो चाय बाहर से आती है, तो इफ यू नो दिस कि चाय का एक कप कितने का हो गया आजकल? 50 तो शायद बहुत पुरानी बात होगी। 100 ना? 70 से मैं 75 कर लेता हूँ एवरेज ले रहे। तो 10 लोगों को चाय पिलाने के लिए मेरी जेब में रोजाना 750 रुपये होने चाहिए। 750 का मतलब ये 10 दिन के 7,500, और लाइक 30 डेज के साथ 21 हज़ार, तकरीबन 22 हज़ार 23 हज़ार के करीब। अब अगर वो लोग कुछ खाना भी खाते होंगे, वो टीचर यहाँ थका हुआ 3 बजे 3:30 बजे आता है, पीछे आता है, वो आता है बोलता है यार एक हैबो बाइट से जिंगर ले आओ, केएफसी से जिंगर ले आओ। वो बोलेगा यार एक नखरा भी, तो टीचर बड़ा नखरे होते हैं उसके ना बेचारे के, उसके नखरे में बर्दाश्त करने होते हैं। तो सर अगर वो आके ये कहता है नहीं नहीं ये नहीं, कुछ तो ऐसे भी आते हैं यार, आपको हैरान करूंगा मैं, कि वो रजा भाई को फोन करके बोलेंगे यार रजा भाई पीछे नहाने के लिए बॉडी वॉश खत्म हो गया। ये भी होगा, मतलब वो उनकी अम्मी है, रजा उनकी अम्मी है, तो रजा उनके बिला वजह के नखरे जो होते हैं ना वो बर्दाश्त करवाता है। सर वो जो नखरे है ना, वो नखरे बर्दाश्त हो रहे हैं पैसों से। मेन कैश बुक में अगर किसी का बार बार एक्सेस करा दिया जाए तो फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, चोरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, थेफ्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। माना हमारे लोग ईमानदार है, नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसीजर ये कहता है कि पैसे के मामले में किसी के ऊपर एतबार मत करो। तो मेन कैश बुक की रसाई आप हर किसी की नहीं रखते। जो रोजमर्रा के आपके पैसे आते हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप फीस कलेक्ट करते हैं, उसका हिसाब ही आप अलग करते हैं। आप अपने पास से पैसे देते हैं अकाउंटेंट को ताकि वो उसमें से खर्च कर सके। और ये बात समझ में, मैंने एस्टिमेट किया कि हमारा जो है वो महीने का खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपए हमारा, मैंने एस्टिमेट कर लिया। मैंने कहा सर 50 हज़ार रख लेते हैं पेटी कैश बुक, लेकिन इस पेटी कैश बुक में से अब पेटी एक्सपेंसेस होंगे, छोटे मोटे एक्सपेंसेस। ये नहीं होगा कि पंखा खरीदने के पैसे रजा ने इससे दे दिए। अगर फैन उड़ गया ये और मुझे ये फैन नया लाना है, फर्ज कीजिए ये जो फोन है, इस फोन की मुझे रॉड नहीं खरीदनी है, 1200 रुपए की है बेशक, 1200 वाली ये वाली चीज ये नॉन करंट एसेट बाय करने की है, मैं नॉन करंट एसेट इससे बाय नहीं करूंगा। मतलब मैं वो एक्सपेंसेस करूंगा जिसके बारे में डिफाइंड है बात, और ये बात समझ में। छोटे मोटे एक्सपेंसेस उसकी वैल्यू डिसाइड कर लेंगे, अगर इतनी वैल्यू के अंदर अंदर हुआ तो ये इसी बुक में से जाएगी। सर वजह, इस बुक में से इसको पे ऑफ करने का सिर्फ मकसद ये है ताकि हम सेपरेटली स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करके रखें। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, जो बात मैं बोल रहा होता हूँ ना, जो थियोरेटिकली मैं बोल रहा होता हूँ, एग्जामिनर पूछ रहा होता है, इसलिए मैंने आपको ना आज पहली बार ये पहले 5 मिनट से क्वेश्चन इतनी देर 5 मिनट लिए कॉपी करने में। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टेट टू रीजंस फॉर मेंटेनिंग व्हाट? अ पेटी कैश बुक इन एडिशन टू अ मेन कैश बुक। वो कह रहा है कैश बुक बनाने के साथ साथ आप ये वाली बुक क्यों बनाते हैं? बताऊं एक वजह, टाइम कम लगता है इस बुक में। एक्सपेंसेस लिखने से आपकी मेन कैश बुक, आप मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे सब कुछ, तो मेन कैश बुक तो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे एक्सपेंसेस तो बार बार होंगे। तो ये जो बार बार के मोस्ट फ्रीक्वेंट डेली एक्सपेंसेस होते हैं, इनको हम हटा के पेटी कैश में रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारी मेन कैश बुक से ना मामला हट जाए। आ रही बात समझ में? मेन कैश बुक में एरर होगा, पूरा कैश इन हैंड गलत आएगा। ये कैश सेपरेट हो जाएगा तो एरर्स आसान हो जाएंगे, आपको आपकी मेन कैश बुक से बात हट जाएगी। आ रही है बात समझ में? सर सबसे पहले तो हेडिंग डालिए स्टेट टू रीजंस फॉर मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट सॉल्यूशन से पहले पहले तो ये बात करते हैं। हेडिंग डालिए सर स्टेट टू रीजंस फॉर मेंटेनिंग अ पेटी कैश बुक। हाँ लिख दें, लिख दें।
वालेकुम सलाम। जी बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको बेसिकली 6:30 पे कॉल करूँ, मैं क्लास में हूँ। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात सर। सबसे पहले तो आगे सबसे पहले क्वेश्चन मांग रहा है 2 रीजन, हम लिखते हैं 3 रीजन। पहला लिखिए रीजन 1। देखिए सर, इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ, इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। इट सेव्स द टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ अकाउंटेंट। पहले तो मैं एक बात आपको दोबारा से आगाह करूं, पेटी कैश बुक हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती। पेटी कैश बुक एक लार्ज साइज या मीडियम साइज एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। सर वजह, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में पेटी कैश बुक का कोई काम नहीं है, वहां होते ही छोटे मोटे खर्चे हैं। एक लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, 25 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। जब 25 से ज्यादा एम्प्लॉइज है ना, तब पेटी कैश बुक मेंटेन होगी। सर वो क्यों होगी, उसकी पहला रीजन तो मैंने आपको ये बताया, मेरी इस बिल्डिंग का कोई एक चीफ अकाउंटेंट होगा, उमर है। मैं भी नहीं हूँ, उमर है, उमर एक चीफ अकाउंटेंट है। अब हर बंदा एक सीए किए हुए, एसी सीए किए हुए लेवल के आदमी से जाके बोले सर 100 रुपये दीजिएगा, चाय ले आऊँ साथ में की, उससे बेहतर है किसी और को दे दें ये काम। मेरी बात समझ रहे हैं, जो इजीली एक्सेसिबल हो। इसलिए पेटी कैश बुक का काम किसी और बंदे का है, रादर देन किसी चीफ अकाउंटेंट का। तो पहला मसला तो ये कि वो चीफ अकाउंटेंट को बार बार जाके बग नहीं करेगा, बात समझ में आई? उसका काम अलग होगी। नंबर 2, सेकंड लिखिए। देखिए, इट इज ऑडिटेड एट द एंड ऑफ द पीरियड। इट इज ऑडिटेड, AUDITED। इट इज ऑडिटेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब सर हर 1 महीने के बाद इसका ऑडिट हो जाता है। वैसे यूजुअल ऑडिट कितने टाइम के बाद होता है? आप नॉर्मली एक ऑडिट कितने साल बाद करते हैं? 1 साल बाद। और ये ऑडिट आप कब कर रहे हैं? हर 1 महीने के बाद, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ब्रैकेट में लिखिए मंथली, ब्रैकेट में लिखिए मंथली। जवाब दीजिए, जिस चीज का ऑडिट मंथली होगा उसमें एरर के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो लिखिए सर आगे, ब्रैकेट को क्लोज करके फिर लिखें वी हैव लेस चांस ऑफ एरर्स। पूछो सुमान। ऑडिट का मतलब होता है लाइक आफ्टर एवरी मंथ और अ ईयर आप ये देखते हैं कि जो आपने फैक्ट्स ऑन फिगर्स पेपर पे लिखी हुई है वो फिजिकली है भी या नहीं है। ऑडिट का मतलब होता है आप अपने बिजनेस की क्रेडिबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं कि आपकी हाँ जितनी भी चीजें बनी है वो राइट है या रॉन्ग है। ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू बताता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू पे है या नहीं है, या कहीं स्कैम तो नहीं हो रहा कुछ। आ रही है बात समझ में? ऑडिट करने से बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी क्लियर होती है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आगे चल के आ जाएगा। दोबारा बोले सर, क्या लिखा आपने इसके अंदर? इट इज ऑडिटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, और आगे लिखा है विच क्रिएट्स व्हाट, विच एनहांसेस या डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ क्या? एरर्स। एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। थर्ड लिखें। 2 तो ये मांग ही रहा था, तीसरा भी लिखें। सर जवाब दें और फिर लिखें। सर मैं आपसे बोलूं सर, मेन कैश बुक में आप एक्सपेंसेस लिखते हैं तो वो यूजुअली बड़े बड़े एक्सपेंसेस होंगे। छोटे छोटे एक्सपेंसेस लिखने के लिए सर एक अलग बुक होनी भी चाहिए, ताकि सर कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सर ये क्या बात की, कंफ्यूजन तो इससे बढ़ जाएगी जब 2 बुक्स होंगी। नहीं, स्मॉल एंड पेटी एक्सपेंसेस अगर वो एक सर्टेन वैल्यू से नीचे की हैं तो वो पेटी कैश बुक में जाएंगी। अगर वो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा की हैं तो वो मेन कैश बुक में जाएगी। और ये बात समझ में, अभी हम करेंगे भी तो सीखेंगे भी। अब लिखें, इट रिड्यूसेस द कंफ्यूजन, इट रिड्यूसेस द कंफ्यूजन, it reduces the confusion by recording petty expenses separately, petty expenses separately। सही है। सेकंड देखिए सर क्या लिखा हुआ है, स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम। सर इम्प्रेस सिस्टम का फायदा क्या है? हेडिंग डालिए सर, लिखिए वन एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। वन एडवांटेज ऑफ इम्प्रेस सिस्टम। लिख लिया। सर एक बात बताइए, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आप सबसे बात कह रहा था कि जो रजा भाई वाला काम है, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको।
सर इम्प्रेस सिस्टम का ये फायदा है ना कि सर अगर रजा भाई ने 40,000 रुपये महीने के खर्च कर दिए तो अगले महीने मुझसे फिर 40,000 मांगेंगे वो। 50 में से 40 खर्च कर दिए सर, एक महीने में उन्होंने 50,000 में से 49,000 खर्च कर दिए, अगले महीने वो कितने मांगेंगे? 49 मांगेंगे। जब वो 49 मांगेंगे तो मैं पूछूंगा 49 कैसे हो गए, हर महीने तो 40 होते हैं। या सर हर महीने 30,000 खर्च होते हैं, एक महीने में उन्होंने सिर्फ 20,000 खर्च किया और आ गए, वो कह रहे लगे सर इस साल तो इस दफा तो 20,000 हुए। मैं पूछूंगा 20 कैसे हुए, कम कैसे हो गए? इसका मतलब है सर ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, ट्रैकिंग आसान है इसकी। ट्रैकिंग इसलिए आसान है क्योंकि हर महीने जब उतना ही अमाउंट दोबारा से री इंसर्ट किया जाएगा तो आपको पता अच्छा फर्ज करें एक महीने आया, वो कहता है कि 28वें दिन सर पूरे के पूरे 50,000 खर्च करोगे, अब टिल में कोई पैसे नहीं, तो स्टिल अब वो मैं उसको कुछ और पैसे दूंगा ना उस महीने को चलाने के लिए। इसका मतलब है मेन कैश बुक में अगर सब कुछ चल रहा हो तो सर ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस का तो ट्रैक ही नहीं रख सकते आप, क्योंकि मैं अब जैसे मैं हूं सर, जब तक मैंने मेन कैश बुक के अंदर सब कुछ चलाया है ना तब तक एक मसला रहा मेरे पास, पैसा खर्च होते ही गए और ट्रैक ही नहीं है कभी। कभी पता ही नहीं चला कि एक्चुअली इस महीने हमने कितना खाया। एक होते हैं पैसे खाने की बात होती है, लाइक यू कंज्यूम दैट अमाउंट, वो कंजम्पशन क्या है? वो कंजम्पशन रोज के खाने पीने का मसला है। टीचर्स खाते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ तो सोचे स्टाफ खाते होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, उनके खाने पीने की चीजें आती ही रहती हैं। तो 1,000 2,000 तो कोई मसला ही नहीं है, बिलीव मी, 1,000 2,000 कोई मसला ही नहीं है, 3,000 कोई मसला ही नहीं है। हमारी हमारी कैश बुक 50,000 की है, ऊपर ही जाती है हमेशा, कैसे जा रही है सर? लेकिन अब फर्ज करें जा या कैसे जा रही है उसको छोड़ के थोड़ी देर बात करें, ट्रैक तो कर रहा है ना वो उसको। अगर पेटी कैश बुक ना हो तो मेन कैश बुक से तो रजा भाई बस पैसे देते चले जाएंगे, महीने के आखिर में हम पता ही नहीं कर पाएंगे पैसे कब आके खत्म हो गए। और ये बात समझ, एक फिल्टर तो है ना, कम से कम 50 खर्च हो गए, अब उसके बाद जितने भी खर्च हो रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। मेरी बात समझ में आई सुभान? यानी सुभान इम्प्रेस सिस्टम ये तो बता रहे हैं ना कि ट्रैक कर रहे हैं आप एक्सपेंसेस को, राधा दिन बस खर्च किए जाए। मैं सुभान को 50,000 दूं और मैं सुभान को ये बोलूं भाई 50,000 रुपए खर्च करो, अगर खर्च हो जाए तो फिर आना। 27 तारीख को ही आते हैं, बोलते हैं सर 50,000 पूरे गए, ट्रैक हो रहा है ना एक्सपेंस। मेन कैश बुक दे दूं इसको एक्सेस, तो सुभान सिर्फ खर्च करता रहेगा, एक महीने 65 कर देगा, एक महीने 80 कर देगा, एक महीने 90 कर देगा, किसी महीने लाख भी टच कर लेगा। तो एक्सपेंस ट्रैक नहीं हो रहा। सुभान के पास अगर 50,000 की लिमिट होगी ना तो वो फिर रुकेगा 40,000 पे, बोलेगा भाई 40 तो खर्च हो गया, बाकी कहां से लाऊंगा? मेरी बात समझ में आई है? जैसे सर आपने बीगन हाउस में कभी कभी देखा होगा सर, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो इस महीने नहीं करते, फिर वो अगले महीने लेके जाते हैं। वो क्यों लेके जाते हैं? उनके पास उसका बजट खत्म हो जाता है, फिर वो उस काम को कराने के लिए नेक्स्ट मंथ का वेट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर मैं पेडी कैश बुक नहीं बनाऊंगा, अगर मैं वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा अमाउंट की, तो सर ये जो दूसरा वाला पार्ट है वन एडवांटेज, तो इससे होगा क्या? वी कैन नॉट ट्रैक व्हाट एक्सपेंसेस। लिखिए सर, वन एडवांटेज ऑफ पेडी कैश बुक इज one advantage of petty cash book is tracking expenses and efficient use of funds. One advantage is tracking expenses and efficient use of fund. Efficient use of fund. अब आ जाते हैं सर सी पार्ट पे। सी पार्ट है हमारे 12 मार्क्स का। अच्छा, मैंने क्या किया सर, मैंने आपको ना लंबी चौड़ी कहानी में इसमें फिक्स ही नहीं किया, मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर्स करा दूं पेटी कैश बुक के, आपको कोई वर्ड बुक के क्वेश्चंस कराने की इसमें जरूरत नहीं। सर पेटी कैश बुक इस तरह की होती है, पहले तो पेटी कैश बुक को समझा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक स्टडीड पेटी कैश बुक बिफोर? कितने लोगों ने पेटी कैश बुक पढ़ी हुई? बिल्कुल नहीं पढ़ी, गो थ्रू किया हुआ, याद नहीं? सही। मैं आपको एक लेकिन एक कारनामे की बात बताऊं जो कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वो बताऊं। वहां से स्टार्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कुछ नया भी तो हो ना आपके पास सुनने के लिए। सर पेटी कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट होता है, ये मुझे यकीन है आप में से किसी को शायद ना पता हो। सर पेटी कैश बुक में भी आपके पास है डेबिट भी होता है, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम भी होता है। सर होता कैसे है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये जो रिसीव साइड है ना आपकी, ये पूरी साइड, ये आपके लिए बेसिकली कौन सी साइड है सर? ये आपके लिए डेबिट साइड है। और ये पूरी साइड डेट के बाद वाली है। जैसे टी अकाउंट बनता है तो टी अकाउंट में क्रेडिट साइड होती है, इस तरह ये पूरी क्रेडिट साइड आपके लिए क्या है? ये जो क्रेडिट साइड है ये सारी आपके लिए टोटल पेज, पोस्टेजेस, ट्रेवल, सनरीज एंड लेजर अकाउंट्स, ये सब है। यानी आप ना लिखो, बेशक ना भी लिखो तो चलेगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। ये पूरी साइड ये पेमेंट साइड है, पूरी साइड। और वो जो डेबिट साइड है वो टोटल रिसीव्ड है। और ये बात समझ में, पैसे आएंगे तो क्या करेंगे? डेबिट, पैसे जाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट। अब जरा मेरी बात सुने सर, ये आपके सामने ना ये पूरा एक सिस्टम गिवन है।
अब इसके बारे में मैं जरा थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ आपके पास सबसे पहले AR मेंटेन्स बोथ 3 कॉलम कैश बुक एंड अ पेटी कैश बुक, दोनों मेंटेन करती हैं ये। She maintains a petty cash book on an impressed system with an impressed amount of 90। इनका impressed amount कितना होना चाहिए सर? 90। फिर लिखा है पेटी कैश बैलेंस, स्टार्ट में पेटी कैश बैलेंस है इनका। अब पेटी कैश बैलेंस है अगर इनका, तो अब सुने सर, स्टार्ट कब हो रहा है? March 1 और ईयर है 2013। सबसे पहले आइए सर डेट में एक हेडिंग डालिए 2013, यहां नीचे आके सर मेंशन कीजिए March 1 पहले लिखें, फिर यहां लिखें सर आके बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिखा सर कितने का मौजूद है? 23। सर इस साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि ये कैश इन हैंड है, ये एसेट, डेबिट साइड आपकी एसेट की साइड होती है, रिसीव नहीं हुए हैं, ये है आपके पास, ये ब्रॉट डाउन है। सर जवाब दें, क्वेश्चन में आपको मैंने क्या बोला था, रजा जितने पैसे खर्च कर देगा मैं उतने ही पैसे उसको वापस दूंगा, ताकि 50,000 को बैलेंस किया जाए। ये रजा वाली एग्जाम्पल याद रखना। सर जवाब दीजिए, इंप्रेस सिस्टम है, आप इंप्रेस सिस्टम को कितने तक का रखते हैं? क्या लिखा हुआ है? 90। आपके पास अभी जो बैलेंस है वो कितना है सर? अभी जो आपके पास बैलेंस है वो आपके पास सर कितने का गिवन है? वो गिवन है आपके पास सर 23। 90 तक आने के लिए जवाब दीजिए आपको कितने पैसे चाहिए? 67। कैलकुलेटर पे जल्दी से माइनस कर लेते हैं, क्या आंसर आ गया सर इसका? 67। तो 67 अगर मैं वापस इसमें इंसर्ट कर दूं तो क्या कोई बच्चा मुझे जवाब दे सर, जैसे ही 67 इसमें इंसर्ट होंगे वैसे ही सर क्या ये 90 पे पहुंच जाएगा? यस। अब देखें अमाउंट, देखें क्या क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा होता है, लिखा हुआ है पेटी कैश रीस्टोर टू इम्प्रेस्ड अमाउंट। आप इसको रीस्टोर कर देंगे टू द इम्प्रेस्ड अमाउंट। इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना रखना है आपको? 90। तो सर इम्प्रेस्ड अमाउंट 90 रखने के लिए मैंने सर यहां पे आके देखा March 1 मैंने यहां के लिखा सर March 1 इम्प्रेस्ड अमाउंट कहां से यहां आता है? अब सवाल ये क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए सर पेटी कैश रीस्टोर्ड है। अगर पेटी कैश रीस्टोर्ड फ्रॉम बैंक होता तो मैं बैंक लिखता। अब ये लिखा है पेटी कैश रीस्टोर्ड, सर मैं यहां लिख सकता हूं सर इसके अंदर कि ये सर मेरी कौन सी कैश बुक से आया, मैं इसको कैश बुक से यहां पे इंसर्ट कर रहा हूं। आप इसे इम्प्रेस्ड भी लिख सकते हैं। सर कितना अमाउंट लिखेंगे सर इसके साथ? 67। सही है ना फौजान? ऐसा ही होता है सर। मैंने यहाँ के लिखा सर कैश बुक से आपने इतना अमाउंट उठा के यहाँ पे रख दिया। आप इसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सर, सिर्फ क्या कैश, कैश से 67 आपने यहाँ लिख दिए। क्वेश्चन में अब नए जो इतने भी क्वेश्चन आते हैं उनमें लिखा होता है बैंक, आप बैंक भी लिख सकते हैं। अब जवाब दीजिए, जब आपने 67 इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो अब अमाउंट कितना हो गया आपका? 90। यहाँ से काम को स्टार्ट करना है और ये बात समझ में, 67 आ गया आपके पास। अब सर क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही आसान बुक होती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। सर लिखा हुआ है फोर्थ को आपने पे किया क्या? पोस्टेजेस। पोस्टेज कितने का पे किया आपने? 19 का। सर अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, सर पोस्टेज पे आ जाए। सबसे पहले सर मैं आया, मैंने आके लिखा सर पोस्टेज मैंने 19 का पे किया। टोटल में भी आप क्या लिख देंगे सर? 19। और सर ये अमाउंट आपने जो पे किया है पेड पोस्टेज 4 को, तो आपने यहाँ के मेंशन किया सर March 4। क्या लिखते हैं यहाँ पे? क्या लिखेंगे? पोस्टेज पे किया है ना, तो डिटेल्स में भी क्या आएगा आपके पास? पोस्टेज आएगा। सर नहीं, पोस्टेज क्यों आएगा? मैं बता रहा हूँ सर, पोस्टेज आएगा। क्यों? आपका टोटल जो है ना वो असल चीज है, टोटल के सामने पोस्टेज लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? वो जो पोस्टेज का एक्स्ट्रा कॉलम है वो अलग से। आ रही है बात समझ में? टी अकाउंट में आप क्या करते हैं? उसी टी अकाउंट का नाम लिखते हैं या क्रॉस रेफरेंस लिखते हैं? क्रॉस रेफरेंस लिखते हैं ना, तो ये क्रॉस रेफरेंस है। ये रहा टोटल, टोटल इज द क्रेडिट साइड। आ रही है बात समझ में? टोटल का रेफरेंस क्या आपका? पोस्टेज में पैसे गए, फिर आपने पोस्टेज का भी एक कॉलम बनाया। सर तो पोस्टेज का कॉलम क्यों बनाया? अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सर आगे बढ़े। सर उसके बाद क्या लिखा है आपके पास? पेड टैक्सी फेयर। सर टैक्सी फेयर 8 को आपने 16 का पे किया, आप आके लिखेंगे सर 08। अब दोबारा मार्च मत लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे सर आके आप टैक्सी फेयर कितने का अमाउंट है सर आपका? 16। तो आप टोटल में से पे करेंगे सर 16। जवाब दीजिए। अब इनमें से किस में एडजस्ट करूँ इसको? ट्रेवल में। ट्रेवल में सर मैं आके लिखूंगा 16। आ रही है बात समझ में? आपको इनमें से भी चीजें फिक्स करनी है, ये अलग है। पोस्टेज, ट्रेवल, सन्ड्रीज एंड लेजर्स। अब आ जाए सर इसके अंदर। सर लिखा हुआ एम्प्लॉय रिटर्न द लोन पेड आउट ऑफ द पेटी कैश बुक इन फरवरी। किसी बंदे ने आपको $20 वापस दे दिए। जवाब दें, जब आपको $20 किसी ने दे दिए तो रिसीव हो जाएगा। सर रिसीव करेंगे 13 को, तो मैं सर यहाँ आया, मैंने आके लिखा सर यहाँ के 13। जवाब दीजिए 13 को आपको क्या हो गया है? लोन
लोन वापस आ गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे सर? मैं लिखूं सर, आगे मेंशन करूं क्या अमाउंट आएगा? रिफंड। रिफंड लिखेंगे आप। रिफंड किसका आ रहा है? रिफंड ऑफ व्हाट? रिफंड ऑफ लोन। अमाउंट कितना है सर आपके पास? अमाउंट आपके पास है सर इसका 20। जवाब दें, आप कहाँ लिखूं? पेड में लिखूं या रिसीट में लिखूं? सर रिसीट में लिखें 20, उसको मजीद आगे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है पेड पार्सल पोस्ट 4 से आपने पे किया। जवाब दें 4 से आपने पे कर दिया, तो सबसे पहले आप आगे यहाँ लिखेंगे 19। आगे लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट, और पार्सल पोस्ट का अमाउंट आपके पास आएगा सर कितना? 4। तो आपने सर आगे लिखा सर पेड 4 एंड पार्सल पोस्ट में आप पोस्टेजेस में आ गए, आपने लिखा के 4। फिर सर बढ़ते आगे, लिखा हुआ है सर पेड आर सिंह। आपने कोई सप्लायर था उसको पेमेंट कर दी 24 की। सर जवाब दीजिए, जब मैं किसी सप्लायर को 24 की पेमेंट कर रहा हूँ सर, ये मेरा एक्सपेंस तो नहीं है, लेकिन ये अमाउंट इतना छोटा है कि ये पेटी कैसे पे हो सकता है? सर 20, कोई आए मेरे पास आके मुझे बोले, कोई वेंडर आया और मेरे पास आके बोले सर मुझे आपसे जो है ना वो आपकी 300 रुपए की पेमेंट रह गई है, कर दें। तो मैं क्या 300 रुपए के लिए चेक काटूं, अनीस को दूं, अनीस बैंक जाए 300 रुपए निकाल के लाए उसको दे, या रजा के पास जो थोड़ी बहुत पैसे पड़े दे दूं? फौरन दे दूंगा ना। 300 के लिए उसे आधा घंटा वेट तो नहीं कराऊंगा। ये बहुत छोटा सा एक्सपेंस है। कितने के पैसे पे करने हैं आपको? 24। सर 24 में 23 को पे करने गया, मैंने आके लिखा सर 23 को मैंने पे किया। नाम क्या है बंदे का सर? आर। सर मैंने लिखा आर सिंह। जवाब दीजिए सर, आर सिंह को मैंने लेजर्स में जाएगा, अमाउंट कितने का है? 24। और सर सबसे आखिर में लेजर अकाउंट्स में मैं 24 लिख दूंगा। लिख दीजिए सर। फिर सर आगे बढ़े क्वेश्चन में, लिखा है पेड विंडो क्लीनर 12। सर हाँ सर, ये 29 को सर मैंने लिखा यहाँ के विंडो क्लीनर, कितना अमाउंट है सर? 12। सर 12 का अमाउंट है, 12 पे किया मैंने, तो सर वो मेरे लिए कौन सा एक्सपेंस बन जाएगा? सन्ड्री एक्सपेंस। डन, लिख लिया। सर ये सारा काम करने के बाद आपको एक और भी इंपॉर्टेंट काम इसके साथ करना है, सुने। सर ये बुक इसलिए बनाई जाती है, इसका असल काम ये है कि सर आपको ये पहले तो पता ये चले कि आपने टोटल पूरे महीने में पैसे कितने दिए, और फिर ये भी साथ साथ पता चले कि आपने किस किस हेड में कितने कितने पैसे दिए, ये भी पता लगना चाहिए। सर जब आप इसका टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। टोटल पेड अमाउंट कॉलम का टोटल कीजिए। बोले बोले 65। 65 आपने पूरे महीने में क्या कर दिया सर? पे। राइट। अब यहां देखें 19 और 4 कितना हो गया? 23। सर 16, 12 और 24। सर इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि सर पोस्टेज एंड स्टैम्प्स में महीने में कितने पैसे खर्च करता हूँ। इससे ये पता चला ट्रैवल के कितने पैसे महीने के खर्च होते हैं। इससे ये पता चला सैंड्री एक्सपेंस में कितने पैसे खर्च होते हैं। मैंने कहा था ना, अगर रजा आया और एकदम से आके कहे सर 50,000 खत्म हो गए, तो मैं उससे पेटी कैश बुक मंगाऊंगा और ये देखने की कोशिश करूंगा भाई कितने पैसे कहाँ खर्च हुए। मेरी बात समझ आ रही है? कौन सा वाला? टोटल पेड वाला। सर टोटल पेड वाला आपके पास सर कितना आ गया? सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 75। तो मैंने ये देखना है सर कि मैंने कितने पैसे कहाँ खर्च किए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट। डन, लिखें फिर मैं आगे बढ़ूं। डन। सर अब मैंने 75 खर्च कर दिए है ना, और जवाब दीजिए अगर मैंने 75 खर्च कर दिए और उनकी डिटेल्स ये हैं, तो इन सब से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। किससे? पोस्टेज एंड स्टैम्प्स के टोटल से, ट्रेवल से, सन्ड्री से और लेजर से। इसको वहीं छोड़ देंगे, उसका टोटल हो गया। जवाब दें सर, क्या महीना खत्म होने पे, कौन सा मंथ है ये? मार्च। मार्च की सर लास्ट डेट क्या आएगी आपके पास? 31। सर 31 को आपके पास क्या आता है हमेशा? टी अकाउंट में बैलेंस सीडी। कैश बुक में भी ऐसा ही आ रहा था। सर जवाब दीजिए 23 प्लस 67 90 हो गया। 90 में 20 और ऐड कीजिए, कितना हो गया? 110। 110 में से 75 माइनस कीजिए, देखिए क्या बचा। क्या बचा आपके पास? 35। दोबारा बोल रहा हूँ, 23 प्लस 67 90 है ना? हेलो 90। 90 में 20 को ऐड किया, क्या बन गया? 1110। 1110 में से 75 को क्या कर दिया? माइनस। सर जैसे ही माइनस करेंगे सर आंसर बताइए क्या बचा आपके पास? 35। सर जवाब दीजिए बैलेंस सीडी क्या लिखूंगा यहाँ पर आके? 35। सर लिख दिया मैंने बैलेंस।
लेकिन बैलेंस ऐसे तो नहीं लिखते यहाँ पे, सही है भाई, यहाँ नहीं लिखते, याद रखना, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नहीं लिखते। बैलेंस शीट किस तरफ लिखते हैं सर? बैलेंस शीट तो यहाँ लिखेंगे ना कि 35, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। बैलेंस शीट आएगा आपके पास 35, किस तरफ टोटल लिख सकते हैं, उसका टोटल करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लाइन खींचेंगे सर, इसका टोटल आपके पास कितना आ जाएगा 110, ये भी लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ लिख दिया आपने बैलेंस शीट। अब जवाब दें सर, अगर मैंने बैलेंस शीट लिख दिया तो अब सर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिंग डाउन द बैलेंस टू द नेक्स्ट मंथ। अब जवाब दे नेक्स्ट मंथ मेरे पास कौन सा मंथ होगा सर? मैं यहाँ एक लाइन खींचूं, बिल्कुल सही सर, यहाँ लिखना पड़ेगा सर मुझे आगे 2000 एंड क्या 14 में आपके पास क्या आएगा यहाँ पे अप्रैल, और अप्रैल की सर आपके पास, हाँ 13 सॉरी 13 अप्रैल की क्या डेट आएगी आपके पास सर? अप्रैल की डेट आएगी फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे सर आप आगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जवाब दीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास अब कितने का आ गया? 35, ऐसा ही है ना। जवाब दें अगर 35 का आपके पास बैलेंस आ गया तो अब आपको 90 करने के लिए दोबारा कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए सर? अगर आपके पास 35 ऑलरेडी है, 90 में से माइनस कर दो ना, 90 में से तो सर आपको 55 और चाहिए क्या करने के लिए? 90 को पूरा करने के लिए। तो आप हर महीने की पहली तारीख को ये इम्प्रेस सिस्टम को अप कर देते हैं दोबारा खुद ब खुद। सर आप यहाँ के लिखेंगे सर ये चीज आपके पास या तो मेन कैश बुक से आ रही है, या तो आपके पास कैश से आ रही है, या तो आपके पास बैंक से आ रही है। आ रही है बात समझ में? फर्स्ट को आप वापस ऐसा कर देंगे दोबारा, सही सही है, बात समझ में क्लियर है? सर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है काम ये। आप जो पैसे खर्च कर देते हैं उसको अपने पास से माइनस कर देते हैं, उसका टोटल निकाल लेते हैं, उससे बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं, उस बैलेंस सीडी को बैलेंस बीडी कर देते हैं। और जब वो बैलेंस बीडी, आप बैलेंस बीडी सीडी ना सत्वत हम और अच्छा सीख जाएंगे लेजर्स में। अभी कैश बुक में थोड़ा सा सीखा भी, हम आगे जाके और अच्छा सीख जाएंगे। बैलेंस सीडी कितने का है सर? 35। जो सीडी है वो क्लोजिंग बैलेंस है पिछले महीने का, तो अगले महीने का भी सेम बैलेंस है बैलेंस बीडी, वो कितना है सर? 35। सीडी और बीडी का अमाउंट हमेशा सेम होता है। $35 है आपके पास, और आपको इंप्रेस सिस्टम को अप करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 90। तो 90 में से आप 35 को क्या कर देंगे? माइनस, तो बच कितने गए? 55 वापस आएगा कैश बुक में। आ गई बात समझ में सर? ये सर ये इसकी ड्राइंग्स, इसकी सारी कहानी आपको बनी बनाई मिलेगी सर। ये क्वेश्चन है टोटल 12 मार्क्स का, अगर आपने ये काम किया तो आपके 12 मार्क्स आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में सर? यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? अब सुन, हाँ इतना सा क्वेश्चन 12 मार्क्स का। सर आगे लिखा हुआ है, गौर से देखिए, मेक एन एंट्री ऑन 1 अप्रैल टू रीस्टोर द कैश बुक। वो एंट्री बना ली हमने कैश बुक वाली, टू रीस्टोर द पेटी कैश बुक। सर लिखा एक्सप्लेन हाउ द डबल एंट्री विल बी कंप्लीटेड फॉर द आइटम शोन इन पोस्टेज कॉलम ऑफ द पेटी कैश बुक। अच्छा ये काम मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में कराता हूँ पास पेपर्स के साथ, जब तक अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर मैं आपको इन वाले काम पे लेकर आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पास पेपर्स कराने हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जरा यहां देखो, अब देखो पास पेपर्स के साथ ऐसा भी होता है, पास पेपर्स इस तरह दिए भी जाते हैं। सब बनी बनाई है तो कैश बुक, अब इसमें क्या करना है? बनी बनाई तो है सब। बैलेंस कितने का चेक कीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहां देखें सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मंथली इंप्रेस का कितने का होना चाहिए? 250। सर सही स्टार्ट हो रहा है 250 से, राइट। क्वेश्चन में लिखा है विंडो क्लीनर स्टैम्प्स बी स्मिथ, डोनेशन दिया आपने, ऑफिस क्लीनिंग में गए आप, डब्ल्यू जॉन्स को आपने पैसे दिए। सब कुछ एक बार एनालाइज कीजिए, सब कुछ सही से बना हुआ है, सब कुछ सही है ना? सही है मेरे ख्याल से। तो लिखा हुआ है कैलकुलेट हाउ मच द पेटी कैशियर विल रिसीव ऑन 31 अगस्त टू रीस्टोर द इम्प्रेस सिस्टम। अब मेरे मानने के मुताबिक, मैं आपको बीकन हाउस के टीचर्स और उनकी प्लानिंग के हिसाब से उनके हमसे हट के बता रहा हूँ, सुने मेरे हिसाब से ना, गौर से सुनना सारे बच्चों, आपको ना अगर आपसे कोई लड़ाई करे, आपको कोई मार्क्स ना दे मिड ईयर में, फाइनल में, तो आप उससे बिल्कुल भी बहस मत करना। मेरे हिसाब से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको बता भी रहा हूं, क्वेश्चन की साइकी भी दिखा रहा हूं। मेरे हिसाब से जो बैलेंस सीडी वाला काम है ना, जो आप बैलेंस बीडी करने के बाद, बीकन के तो सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, बल्कि पढ़ा हुआ भी होगा आपने, किया हुआ भी ऐसा ही होगा। मैं आपको बता रहा हूं सर, मंथ के पहले दिन ऐसा नहीं करते, पिछले मंथ के आखिरी दिन ही ऐसा कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? महीने के आखिरी में ऐसा कर देते हैं, यानी महीना खत्म हो रहा है ना, आज कल से शुरू होगा, तो मुझे आज ही पैसे देने कैशियर को। मगर सुने, आधे से ज्यादा लोग ना, जब भी मैं ये बात करता हूं ना, तो आधे से ज्यादा लोग तो मेरी बात नहीं समझते, लेकिन अब समझेंगे आप। क्वेश्चन भी तो बोलेगा इंप्रेस्ड कब हो रहा है, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्या कह रहा है?
कब करो, ये तो 1 तारीख को कह रहा है ना, तो हमने इस वाले क्वेश्चन में भी इसको क्या किया, 1 तारीख को किया। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़े, कहीं लिखा है आप किस मंथ को करते हैं, लास्ट डे ऑफ द मंथ। समझ में आ गई बात, जहां लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो आप लास्ट डे ऑफ द मंथ करेंगे, जहां फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा वहां फर्स्ट डे ऑफ द मंथ करेंगे। ये कोई रूल नहीं है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो पॉलिसी आपके बिजनेस की आप उसे फॉलो करेंगे। अर्जुमन बात समझ में आई। अगर क्वेश्चन कहे कि लास्ट डे ऑफ द मंथ पे पेटी कैश बुक रीस्टोर करनी है, तो आपने लास्ट टाइम 35 खर्च किया हुआ था, 55 आपने नेक्स्ट मंथ के शुरू पे इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ पे जाके करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो, यहां पढ़ो क्या लिखा हुआ है, रीस्टोर्ड एट द लास्ट डे ऑफ द मंथ, आप लास्ट डे पे ही उसको इंप्रेस कर देते हैं। आ रही है बात समझ में, वरना क्या होता सुभान, पता है इस क्वेश्चन में क्या होता, बीडी कुछ और होता, 250 नहीं होता, आप फिर इंप्रेस करते और फिर उसको स्टार्ट लेते। और ये बात समझ में, आप उतना अमाउंट ऐड करते जितना रिक्वायर्ड होता। यानी सर इस बीडी के बजाय यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ था, फर्स्ट करो यहाँ अमाउंट आपके पास होता 150, आप इसमें कितना वापस ऐड करते 100 और फिर स्टार्ट लेते। लेकिन क्योंकि आपने लास्ट मंथ के आखिर में ही इसको कर दिया तो अब जरूरत ही नहीं है, स्टार्ट ले रहे हैं इससे। अब आई कुछ कुछ बात समझ में। एक बात तो ये, दूसरी बात, हाउ मच द पेटी कैश बुक विल रिसीव, कैशियर विल रिसीव। सर कुछ भी मसला नहीं है, इसका टोटल के कॉलम का सर ऐड कीजिए सब कुछ। पहले इसका टोटल बताइए क्या आ रहा है, पेड का, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज करो, फोन यूज करो, जितना आपने पे किया उसका टोटल निकालिए। 200 एंड, सर मैंने लिखा आगे सर टोटल मैंने अमाउंट पे कितना किया हुआ है 207। जवाब दीजिए, अगर मैंने 250 में से 207 खर्च कर दिए तो बच्चे कितने, 43। 43 किए ना, देख लें सर कितने मैंने खर्च किए सर 40। अब देखिए सर मैंने अगर 43 मेरे पास हैं तो मुझे वापस 207 चाहिए ना इसको वापस 250 करने के लिए, तो मैं वापस इसमें क्या कर दूंगा। सर क्यों ऐसा है, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं हुआ, एनालाइज करा रहा हूँ आपको मैं। ये पिछले क्वेश्चन में तो 75 था, हमें तो 75 ही इंसर्ट करने चाहिए थे, नहीं ना, हमें 20 मिल गए थे बीच में, 20 हमने ये रिसीव कर लिए थे, तो 20 एडेड थे एक्स्ट्रा। आ रही है बात समझ में। इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ भी रिसीव नहीं हुआ थ्रू आउट द मंथ, बल्कि हमने 207 क्या कर दिए, 207 हमने क्या कर दिए सर अपने पास से क्या कर दिए खर्च, तो जो बच कितने गए, वो कितने बच गए सर 43। अब वापस इसे दोबारा 250 करने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कितना करूंगा 207, तो ये वापस कितना हो जाएगा, ये वापस हो जाएगा 250। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच द पेटी कैशियर विल रिसीव ऑन 31 अगस्त, आप बोलेंगे कितना रिसीव करेगा वो 207, रिवर्स हो जाएगा, वो कोई एंट्री नहीं मांग रहा है, कुछ भी नहीं पूछ रहा। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू शो द डबल एंट्री सिस्टम। कोई मुश्किल बात ही नहीं है सर। पेटी कैश बुक को आप क्या कर देते हैं डेबिट, और कैश बुक को आप क्या कर देते हैं, कैश बुक से पैसे कम हो जाते हैं और पेटी कैश बुक में पैसे आ जाते हैं, तो पेटी कैश बुक को आप क्या कर देंगे डेबिट, और कैश बुक को आप क्या कर देंगे सर क्रेडिट। अभी इसी एंट्रीज पे रहिए, मैं आपको और इसको क्लैरिफाई करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। स्टेट हाउ द डबल एंट्री इज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त फॉर द आइटम्स रिकॉर्डेड इन क्लीनिंग कॉलम। क्लीनिंग कॉलम में जाते हैं सर, क्लीनिंग कॉलम आपको नजर आ रहा है कहीं, ऑफिस क्लीनर ये रहा या नहीं, फिर से पढ़ो। 31 अगस्त 2014 इज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त। कहीं लिखा है क्लीनिंग कॉलम में क्या है सर, ये रहा क्लीनिंग कॉलम। सर क्लीनिंग कॉलम में कितना अमाउंट है 25 और 83, दोनों को प्लस करो 10। सर आपके क्लीनिंग के कॉलम का टोटल बन रहा है 108, तो जवाब दीजिए जब एक्सपेंस बढ़ता है तो आप उसे डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब है सर वो एंट्री मांग रहा है उसकी, तो क्लीनिंग एक्सपेंसेस को आप क्या कर देंगे डेबिट, कितने अमाउंट से 108 से। पैसे जवाब दीजिए लेकिन कहां से गए, कैश बुक से या पेटी कैश बुक से। तो क्रेडिट किसको करेंगे सर आप, सर आप क्रेडिट करेंगे पेटी कैश बुक को, बस सर ये होता है आसान। पैसे तो यहां से जा रहे हैं ना। दोबारा बोले सर आपने अपनी मेन कैश बुक से पैसे पे किए या पेटी कैश बुक से, तो सर आप क्लीनिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे और पेटी कैश बुक को क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। अच्छा मैं एंट्रीज वेंट्रीज पे इसलिए ज्यादा अभी चिल्ला नहीं रहा हूँ, आराम आराम से आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद आपको अभी एंट्रीज पढ़ानी है। आ रही है बात समझ में, बोले। तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है, वो सवाल मैं अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट सुबान क्लियर कर दूंगा तुम्हें कि ये सर हम तो बढ़ रहे हैं तो कम होने चाहिए, हम तो पे कर रहे हैं तो कम हो जाते हैं, तो ये बढ़ते क्यों हैं हमेशा। मैं इसका जवाब आपको जो है ना अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में दे दूंगा। सर यहाँ तक आपने ये काम किया, अब मैं आया सर लेजर्स वेजर्स को मैंने सर आगे बढ़ाया। सर आपने ना अभी जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करके दिखाना है खुद से। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपसे कम से कम तसल्ली तो करूँ कि आपको आ गया।
सर जल्दी से ड्रॉ कीजिए, और यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज कर रहा हूँ सर, क्योंकि इसके बाद काम मैं आपको क्लास में कराऊंगा।